आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन। बच्चों, जो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी की बुक में है एक्सरसाइज में, वो है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ मोशन कैन द बॉडी बी कंसिडर अप्रॉक्सीमेटली ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि इसमें जो दिए गए 4 पॉइंट हैं ABCD, इसमें से आप किसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हैं। तो बच्चे, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हम फिज़िक्स में कब पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हैं काइनेमैटिक्स के अंदर। तो जब आप इस काइनेमैटिक्स के इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं, तो देखिए आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन में आपको एक पॉइंट मिलेगा। मैं आपको यहाँ पर एनसीईआरटी की बुक में दिखाता हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पे क्या कह रहा है, आप इस पैराग्राफ को पढ़िए जो सामने है। कहता है इन अवर डिस्कशन वी शैल ट्रीट द ऑब्जेक्ट इन ए मोशन एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। मतलब आप कब फिजिक्स में पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हैं किसी बॉडी को। तो देखिए क्या कह रहा है, द अप्रॉक्सीमेशन इज़ वैलिड सो फार एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस इट मूव इन ए रीजनेबल ड्यूरेशन ऑफ टाइम। क्या मतलब हुआ उसका, मान लो एक पार्टिकल है, वो A से B चलता है, ठीक है। तो अगर उसका ये डिस्टेंस A से B जो चला, अगर ये बहुत ज़्यादा है, तो आप उसके साइज़ को क्या कर सकते हो, नेगलेक्ट। मेरे कहने का मतलब है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है A और वो B तक चलता है, तो अगर ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, अगर ये डिस्टेंस A से B तक का, मतलब ये जो डिस्टेंस ये चल रहा है A to B, अगर ये बहुत ज़्यादा है उसके साइज़ से, तो फिर आप उसके साइज़ को एक पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकते हो। क्लियर। तो एनसीईआरटी ने साफ साफ बोल दिया कि आप बस ये देखना कि वो कितना डिस्टेंस चल रहा है। अगर वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा चल रहा है अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, तो आप उसे नेगलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। जब हमें पॉइंट साइज़ की कंडीशन पता चल गई कि हमें पॉइंट साइज़ कम मानना है फिजिक्स में, तो ठीक है, हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर मेरे पास 4 पार्ट हैं इस क्वेश्चन में। देखो पहला पार्ट क्या है, ए रेलवे कैरीज मूव विदाउट जर्क बिटवीन 2 स्टेशन। बच्चों, जो सबसे पहला पार्ट है उसमें उसने साफ तौर पे हमसे ये कहा है कि एक रेलगाड़ी का जो डब्बा है, जब वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की तरफ जाएगा, तो मान लो बच्चों एक रेलगाड़ी है जो दिल्ली से चलती है और वो चलते 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 आपके मेरठ पहुंच जाती है। तो बच्चों, दिल्ली से मेरठ तक का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा और रेलवे का एक डब्बा उसके डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत छोटा होगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने कंडीशन बताई है पॉइंट ऑब्जेक्ट मानने के लिए। ठीक है, तो पहले एग्जांपल में हम इसे क्या मान सकते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। इसीलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन का एग्जांपल होगा कि हाँ, आप इसे पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हो। अच्छा बच्चों, बी पे चलते हैं। ए मॉन्की सिटिंग ऑन ए मैन साइकिलिंग स्मूथ ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। एक लड़का जो है साइकिल चला रहा है एक सर्कुलर ट्रैक पे और उसके सर पर एक मॉन्की बैठा है छोटा सा। हाँ बच्चों, इसमें भी आप उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हो। ठीक है, मान लो आप किसी सड़क के किनारे, सपोज करते हैं आप किसी मान लेते हैं, आप कोई जगह सेलेक्ट करो। ठीक है, तो मान लो आपने जो है कुतुब मीनार सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो कुतुब मीनार के चारों तरफ ऐसे आप सर्कुलर ट्रैक में घूम रहे हो। तो बच्चों, ये कोई छोटा मोटा सर्कल थोड़ी ना है, ये तो बहुत बड़ा सर्कल होगा, कम से कम 4-5 किलोमीटर लंबा सर्कल होगा ये। ठीक है, तो आप जब इस तरह से घूमोगे, और वैसे भी वो मॉन्की एक पॉइंट साइज़ का होगा, छोटा सा होगा बंदर, तो इसीलिए आप उसे पॉइंट साइज़ मान सकते हो। बच्चों, सी पार्ट की तरफ चलते हैं। स्पिनिंग क्रिकेट बॉल डैट टर्न शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड। बच्चों, मान लो ये ग्राउंड है और इस पर एक बॉल स्पिन करते हुए आ रही है, तो मान लो ये स्पिन करते हुए बॉल आ रही है, तो वो कह रहा है जैसी ये टप्पा खाएगी और एकदम जाएगी, तो बच्चों ये डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा कम होगा, बहुत ही पॉइंट टाइम के लिए कांटेक्ट हो रखा होगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस तो कुछ भी नहीं है, इसलिए आपको ऑब्जेक्ट के साइज़ को मानना पड़ेगा। तो इस केस में आप पॉइंट साइज़ नहीं मान सकते हो, पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते हो। ठीक है, डी पे चलते हैं। ए थम्बलिंग बीकर दैट स्लिप्ड ऑफ एज ऑफ द टेबल। ठीक है, ये कह रहा है अगर आपने एक जग देखा होगा, एक गिलास देखा होगा पानी का, ठीक है, उसको हमने एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, और टेबल
आपके घर में जैसे ग्राउंड पे रखी हुई होती है ना, ग्राउंड पे कोई टेबल है और उसके ऊपर पानी का गिलास है, अगर ये नीचे गिर जाए तो क्या इसे हम पॉइंट साइज़ मानेंगे? तो बच्चों इसका भी आंसर क्या है? नहीं। बच्चों ये कोई डिस्टेंस बहुत ज़्यादा थोड़ी ट्रैवल करेगा, बहुत ही कम डिस्टेंस होगा ये टेबल से ग्राउंड तक का जो है नीचे आ रहा है ना, तो इसके साइज़ को हम पॉइंट साइज़ नहीं मानेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में आपने देखा शुरू के 2 को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान रहे हैं क्योंकि वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, और बाकी के जो सी और डी हैं ये डिस्टेंस बहुत कम ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे कि एनसीईआरटी की बुक में था, इसलिए हम इन्हें पॉइंट साइज़ नहीं मान रहे हैं। ओके, चलिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो बच्चों हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में पोजीशन टाइम ग्राफ हमें दे रखा है, तो जो ग्राफ हमें पोजीशन टाइम ग्राफ का एनसीईआरटी की बुक में ये बना के उसने हमें दे रखा है, ठीक है, ये मैंने आपके सामने स्क्रीन पे बना रखा है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 चिल्ड्रन हैं ए और बी, तो उनका इसने आपको पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है और वो जो है ओ पॉइंट से चलते हैं। ठीक है, तो ओ पॉइंट क्या है? ओ पॉइंट इनका स्कूल है। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो ओ पॉइंट है यहाँ से ये अपने स्कूलिंग को स्टार्ट करते हैं। तो ये चलते 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 ए वाला पी पॉइंट पे पहुँचता है और आप देख सकते हैं जो बी वाला है वो क्यू पे पहुँचता है। ये इनके घर के डिस्टेंसेस हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है फर्स्ट पार्ट में ए या बी में से कौन अपने स्कूल के ज़्यादा करीब रहता है। तो अगर आप यहाँ पे पोजीशन को देखेंगे तो मेरे ख्याल से आपको पी जो है ए का है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि अगर मैं डिस्टेंस कंपेयर करूँ ओ पी को और डिस्टेंस कंपेयर करूँ ओ क्यू को, तो ओ क्यू ज़्यादा है और ओ क्यू किसका डिस्टेंस है? बी का, तो बी वाले को घर तक जाने में ज़्यादा डिस्टेंस चलना पड़ रहा है। तो इसका आंसर ये बनेगा कि कौन स्कूल के ज़्यादा करीब रह रहा है? ए, क्योंकि यार वो कम डिस्टेंस चल रहा है। देखो सिर्फ वो ओ से पी तक ही तो चल रहा है, तो कम डिस्टेंस चलने वाला अपने घर में जल्दी पहुंच जाएगा। तो ए जो है क्लोज़र रहता है अपने होम के, तो आंसर आएगा ए क्लोज़र टू स्कूल, क्योंकि स्कूल तो ओ पॉइंट पे है। ठीक है, तो ये है मेरे पहले क्वेश्चन का जवाब। आइए बच्चों इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों सेकंड क्वेश्चन में इसके बी पार्ट में कह रहा है हमसे ए या बी में से स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल अर्लियर। ठीक है, कह रहा है ए और बी में से कौन पहले स्कूल में से चलना स्टार्ट करता है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ए चलना यहाँ से स्टार्ट करता है, क्योंकि बी तो यहाँ पे से चलना स्टार्ट करता है किसी टाइम से। ये पहले चलना कौन स्टार्ट कर रहा है? ए, तो आंसर आएगा ए स्टार्ट करता है अर्लियर। ए स्टार्ट फ्रॉम स्कूल अर्लियर। ठीक है, ए पहले चलना स्टार्ट करता है बच्चों, इसका आंसर ये है। चलिए नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। अब बच्चों हमारे पास सी पार्ट है और सी पार्ट में देखिए क्या कह रहा है, ए और बी में से कौन वॉक फास्टर, कौन तेज चल रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सबने पढ़ा है पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, यानी कि जो एंगल होता है, ये हमें किसके बारे में बताता है? वेलोसिटी के बारे में बताता है। और आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये एंगल ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि जो वेलोसिटी है वो बी की ज़्यादा है, किसके कंपैरिजन में? ए के। तो इसमें से आपसे बोला गया है सी पार्ट में ए या बी में से कौन वॉक कर रहा है फास्टर, तो जवाब है बी वॉक फास्टर देन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डी पार्ट की तरफ चलते हैं। ए एंड बी रीच होम एट सेम और डिफरेंट टाइम। ए और बी अपने घर सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं या डिफरेंट टाइम पे पहुंच रहे हैं बच्चों। तो बच्चों इसका जवाब जो है वो ये होगा कि इसमें से कौन पहले पहुंच रहा है। अगर ये डिफरेंट पे पहुंच रहे हैं तो देखिए यहाँ पर आप देखिए बी जब क्यू पॉइंट पे पहुंचेगा तो अपने घर पहुंच रहा है, और पी जब इस पॉइंट पे यानी कि पी पॉइंट पे पहुंचता है तो अपने घर पहुंचता है। ये देखिए ये अपने घर पहुंच गया, ये भी अपने घर पहुंच गया। ठीक है, तो पी और क्यू इनके घर की लोकेशन है इस क्वेश्चन में। तो अब ये देखिए इन दोनों का जो टाइम है, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट आएगा टी, वो दोनों पॉइंटों के लिए, इस पॉइंट के लिए भी और इस पॉइंट के लिए भी सेम आएगा, यानी कि दोनों के दोनों को सेम टाइम लगता है अपने घर तक जाने में। कैसे लगता है? सेम टाइम लगता है। और पार्ट है ई, ए और बी में से कौन किसे ओवरटेक करता है और कितनी बार करता है। तो बच्चों आप देख सकते हैं ए तो इधर से चलना शुरू हो रहा है, जबकि बी इधर से चलना शुरू हो रहा है। और आप देख सकते हैं जैसे कि हमने डिस्कस करा था थर्ड पार्ट में कि बी की स्पीड ज़्यादा है,
तो जवाब है बी ओवरटेक करेगा, क्योंकि बी तेज़ी से आ रहा है। ठीक है, तो बी ओवरटेक करेगा ए को रोड पे, ऑन द रोड। और उसने पूछा है कितनी बार ओवरटेक करेगा, तो जवाब है 1 टाइम। आप यहाँ देखिए, इधर से बी आया, बी आया, बी आया, बी आया, और ये ए को क्रॉस कर देता है बच्चों, राइट। इधर से देखिए, इधर से ए आया, ए आया, ए आया, ए आया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही बार इसने इसको क्रॉस करा है। ठीक है, तो वो क्रॉसिंग पॉइंट का कौन सा है जहाँ पर ओवरटेक करा है, वो ये पॉइंट है, ये वाला। ये देखिए, ए इधर से आ रहा था, ठीक है, बी से आगे निकल गया इस पॉइंट से। ठीक है, तो ओवरटेक यहाँ पर एक ही बार हुआ है। चलिए बच्चों, अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो बच्चों, अब मेरे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, ए वुमेन स्टार्ट फ्रॉम हर होम एट 9 AM। एक लेडीज़ सुबह 9 बजे अपने घर से निकलती है, अपने घर से निकलती है। तो एक रफ स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। यहाँ पे ये होम है और घर से सुबह 9 बजे लेडीज़ निकलती है, ठीक है, मॉर्निंग में। वॉक विद ए स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये घर से जब चलती है तो ये चलती हैं कितनी स्पीड से, ये चलती हैं 5 किलोमीटर पर आवर से ऑन ए स्ट्रेट रोड अप टू हर ऑफिस। और ये चलती हैं और अपने ऑफिस तक ये चलती हैं। इनका ऑफिस यहाँ से 2.5 किलोमीटर अवे है, तो ये ऑफिस पहुँच जाती हैं। अब कितने टाइम पे ऑफिस पहुँच जाती हैं, आइए वो चेक करते हैं पहले। तो हमने यहाँ पर टाइम लिखा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस यानी कि 2.5 अपॉन में स्पीड, और स्पीड कितनी है 5 है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर आ गया हाफ हावर। हाफ हावर का मतलब हुआ 30 मिनट्स, यानी कि अगर ये 9 बजे घर से चली तो 9:30 बजे तक घर पे पहुँच चुकी होंगी। यही लॉजिक हुआ इसका, 9:30 बजे तक ये घर पे पहुँच चुकी होंगी। ठीक है, अब क्या ये इससे आगे चली, तो जवाब है स्टे एट ऑफिस अप टू 5 PM। नहीं बच्चों, ये सिर्फ यहीं पर जाके रुक गई हैं, लेकिन टाइम बढ़ता रहा। शाम के 5 बजे तक ये इसी लोकेशन पे रही हैं, याद रखना, शाम के 5 बजे तक ये इसी लोकेशन पे रही हैं। यानी कि सुबह के 9:30 से लेके शाम के 5 बजे तक कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करा गया। आगे फिर ये घर के लिए आती हैं ऑटो पकड़ के शाम के 5 बजे, और ऑटो वाले की जो स्पीड है वो है 25 किलोमीटर पर आवर। तो ये चेक कर लेते हैं कि घर आने में फिर इन्हें कितना टाइम लगा। तो टाइम इज इक्वल टू, अब घर आने में भी कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा, 2.5 ही होगा, और इतनी स्पीड है मेरे पास। अब की बार 25 की मेरे पे स्पीड है, तो बच्चों डेसिमल हट के 0 आ जाएगा। 25 के टाइम से 1/10 आवर आ जाता है। अगर मैं 1/10 आवर को मिनट्स में कन्वर्ट करूँ तो ये कितना आ जाएगा, 6 मिनट आ जाएगा। 6 मिनट का मतलब ये शाम के 5 बजे चली हैं, तो ये शाम के ही कितने बजे तक घर पहुंच जाएंगी। तो मैं यहाँ थोड़ा रफ कर देता हूँ। तो बच्चों ये शाम के 5 बजे चली हैं, तो शाम के 6 बजे तक 5.06 PM 5:06 तक ये घर में होंगी। ऐसा ही है, तो आधे घंटे में ऑफिस पहुंची और फिर दोबारा उसी पोजीशन में 6 मिनट में पहुंच जाती हैं, 5 से 5:06 तक। तो ये कह रहा है कि इसका XT कर्व बना दीजिए। तो बच्चों हम इसका XT कर्व बनाने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से कैसा कंसेप्ट होगा इसका तैयार। देखो बच्चों, तो इसका मैं XT कर्व यहाँ पर तैयार कर देता हूँ। ठीक है, तो कैसे तैयार करेंगे, देखो पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है हमने। तो जैसे हमने बैच में डिस्कस करा हुआ है, तो बिल्कुल वही हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे ग्राफ बनाने के लिए। ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, ठीक है। तो आप शुरुआत में 0 मतलब होम पे थे, आप 2.5 किलोमीटर चले होंगे यार ऑफिस तक जाने में, 2.5 किलोमीटर, ठीक है। तो एक ये यहाँ पे जब आप थे तो यहाँ पे टाइम था, स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे टाइम था लेट सपोज 9 AM, ठीक है। तो टाइम यहाँ पे 9 AM ले लेता हूँ, डिस्टेंस यहाँ पर 0 कंसीडर कर लेता हूँ, 0 किलोमीटर। ओके, तो ये वाली मैं पोजीशन से स्टार्ट कर रहा हूँ मॉर्निंग की।
तो 9:30 पे वो 2.5 किलोमीटर चल चुके थे, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 9:30 पे 2.5 किलोमीटर चल चुके थे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको 2.5 किलोमीटर तक पहुँचा दिया और यहाँ पे टाइम मेंशन करवाऊँगा कि ये जो है 9:30 बजे तक ऑफिस पहुँच गए थे। अब सुबह के 9:30 बजे जब ये ऑफिस पहुँच गए थे तो शाम के 5 बजे तक कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करा गया इस बीच में, ठीक है। यानी कि हमें डिस्टेंस को आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम डिस्टेंस को एकदम कांस्टेंट रखेंगे इस तरह से। और ये सीधी लाइन कब तक रहेगी, ये सीधी लाइन हमारी मतलब ये डिस्टेंस हमारा शाम के 5 बजे तक ऐसे ही रहा है, 5 PM। ये मॉर्निंग में था, अब 5 PM हो चुके हैं। अब ये वापस जो है ना उसी पोजीशन पे आ जाती हैं 0 किलोमीटर पे जहाँ से चली थी सुबह। और ये 5-6 मतलब 6 मिनट में उन्होंने इस काम को कर दिया। तो हम इसे वापस ले आते हैं 0 किलोमीटर पे, ऐसे आ गया 0 किलोमीटर। और हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि यहाँ पे जो टाइम है ना वो 5:06 हो चुका है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। ये बनेगा बच्चों इस क्वेश्चन का ग्राफ। तो इस क्वेश्चन का जो ग्राफ है वो ये रहेगा। ओके, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो गाइज अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, ए ड्रंक वॉकिंग इन ए नैरो लेन। एक आदमी है जो कि एक रोड पे चलता है। अब देखो हम लोग तो रोड पे कैसे चलते हैं, या तो हमें सीधा चलना है आगे की तरफ तो हम आगे ही आगे चलते रहते हैं, अगर हमें पीछे कहीं जाना है तो हम पीछे ही पीछे चलते रहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चलने का एक रूल है। यहाँ पे चलने का क्या रूल है कि मैं 5 स्टेप फॉरवर्ड लूँगा, मतलब मैं 5 कदम आगे चलूँगा, 4 स्टेप फॉरवर्ड। ये यहाँ पर चलने का रूल है, 5 स्टेप फॉरवर्ड। और 5 कदम आगे चलने के बाद अगर मैं और आगे चलना चाहता हूँ तो मैं आगे कदम नहीं रख सकता, पहले मुझे 3 स्टेप बैकवर्ड आने पड़ेंगे। तो बच्चों सोचो यहाँ पर एक रूल बना हुआ है चलने का, आपको इसी रूल के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ठीक है। मीन्स ये हो गया कि अगर आपको मान लो कि अगर आपको 6 कदम चलने हैं तो 6 कदम आप नहीं चल सकते हो, आप पहले 5 कदम आगे चलोगे, 6ठा कदम आगे नहीं, पहले 3 कदम पीछे रखोगे, और फिर अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो फिर उतने कदम आगे बढ़ के 6ठे कदम के बराबर चल सकते हो, ठीक है। कुछ ऐसा चलने का रूल है और ये रूल हर बार फॉलो करना है। तो लिखा हुआ है फॉलोड अगेन बाय 5 स्टेप फॉरवर्ड, 3 स्टेप बैकवर्ड एंड सो ऑन, और इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर एक बात और मेंशन है कि हर एक स्टेप 1 मीटर का है। हर एक स्टेप कितने का है, 1 मीटर का है। तो यहाँ पर ये भी बोला गया कि ईच स्टेप 1 मीटर लॉन्ग, हर स्टेप 1 मीटर लॉन्ग है और उसको 1 सेकंड लगता है। और उसको कितने सेकंड लगता है, उसको 1 सेकंड लगता है। तो उसने हमसे बोला है कि इसका पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है और हाउ लॉन्ग द ड्रंक टेक्स टू फॉल 13 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्ट, और उसको 13 मीटर चलने में कितना वक्त लगेगा। तो बच्चों मैं आपको यहाँ पे एक लॉजिक बताता हूँ, इसका पहले एक रफली स्ट्रक्चर देखो। बच्चों ऐसे सोचो कि मान लो मेरे पास एक नंबर लाइन है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ 0 से स्टार्ट करता हूँ। 0 पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, चौथा कदम, 5वां कदम, 6th स्टेप, 7 स्टेप, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो 13 मीटर तक मुझे उसको लेके चलना है। अब 13 मीटर तक मैं कैसे चलूँगा, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से मान लीजिए मैन यहाँ खड़ा है, उसको 13 मीटर पे जाना है, तो कैसे चलेगा, देखो 1 2 3 4 5, 5 स्टेप मैं फॉरवर्ड चल लिया। मैं यहाँ पर रूल था कि आप अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो 5 कदम आगे चलोगे, और अगर 5 कदम से आगे बढ़ना चाहते हो तो पहले 3 कदम पीछे आना पड़ता है। लेकिन जब मैं 5 कदम आगे चला तो मैं हर स्टेप 1 मीटर लॉन्ग है और हर एक पर आपको 1 सेकंड भी लगेगा, याद रखना, ठीक है। तो मैं 5 मीटर आगे जा चुका हूँ और 5 ही सेकंड मुझे हो चुके हैं। ओके, अब आगे, अब मैं अगर 6 कदम में चलना चाहता हूँ तो पहले 3 स्टेप पीछे आना पड़ेगा मुझे बच्चों। तो मैं 3 स्टेप पीछे आ जाता हूँ, 1 2 3, यानी कि अब मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ तो मैं 3 मीटर और चला हूँ, ठीक है। कितने मीटर और चला हूँ, 3 मीटर और चला हूँ। तो याद रखना मैं कैसे चला, 5 स्टेप आगे, 3 स्टेप पीछे,
तो मैं टोटल जो है अभी इस वक्त 2 मीटर पे खड़ा हुआ हूँ। मेरी पोजीशन अभी 2 मीटर पे है, आप देख सकते हैं यहाँ पर है अभी मेरी पोजीशन। और मुझे 8 सेकंड लग चुके हैं यहाँ पर, क्योंकि मैं दूसरे सेकंड पे ना 2 कदम रख के नहीं आया, 8 कदम रख के आया हूँ, 5 आगे और 3 पीछे। फिर दोबारा बच्चों मैं इसी स्टेप से चलूँगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। पर मैं अब इससे आगे कदम नहीं रख सकता, क्योंकि यहाँ रूल है कि आपको 3 कदम पीछे रखने पड़ेंगे। तो रखिए, स्टार्ट करते हैं, 1 2 3। तो बच्चों मैं यहाँ पहुँच गया। अब मैं 4th पे हूँ, यानी कि मैं दोबारा 2 मीटर और आगे बढ़ा, तो मतलब मैं 4th मीटर पे हूँ। दोबारा मुझे 8 सेकंड लगे, यानी कि 16 सेकंड मुझे फिर से लग गए। सिमिलर फिर दोबारा मैं 5 स्टेप आगे 3 स्टेप पीछे रख के दोबारा 2 मीटर आगे बढ़ जाऊंगा, यानी कि 6ठे मीटर पे आऊँगा। दोबारा 8 सेकंड मुझे लगेंगे, तो मैं इसको 24 सेकंड लिख लेता हूँ। अगेन बच्चों मैं 2 मीटर और इसी तरह से आगे बढ़ा, और अब मुझे दोबारा से यहाँ पर 32 सेकंड लग गए। अब मैं कहाँ पे था? अब मैं यहाँ पे था, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? मैं 2 मीटर ही आगे बढ़ पा रहा हूँ 8 कदम रखने के बाद, 5 आगे 3 पीछे। तो अब मैं 8 मीटर पे खड़ा हूँ और मुझे 13 पे जाना था। तो अब देखो मेरा रूल क्या होगा, मैं 5 कदम तो आगे रख सकता हूँ ना। तो 5 कदम आगे रख के देखो, 1 2 3 4 5, पहुँच गया ना 13 मीटर पे। अब मैं क्यों आऊँ भाई पीछे? अब मुझे इससे आगे थोड़ी ना बढ़ना है, मुझे तो 13वें मीटर पे ही जाना था, और मैं 13वें मीटर पे पहुंच गया हूं। तो मैं यहां से आगे कोई स्टेप नहीं रखूंगा, यानी कि मैं 5 मीटर और चला और मैं 13वें मीटर पे पहुंच गया। तो क्योंकि मैं 5 ही मीटर आगे बढ़ा, तो मैं 5 ही सेकंड यहाँ पर ऐड कर दूंगा, और मेरे पास आएगा 37 सेकंड, यानी कि 37 सेकंड लगेंगे बच्चों मुझे 8th मीटर तक पहुँचने में। अब इस लॉजिक के साथ मैं एक ग्राफ को यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ आपके लिए। चलिए बच्चों, तो ये मैंने XT ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ करा है आपके लिए, और अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। बच्चों पहले मैं 5 कदम आगे चला था, आपको याद होगा, तो मैं 5 मीटर चल चुका होता और मैं 5वें सेकंड पर होता, ठीक है। तो मैं यहाँ पर से ग्राफ ऐसे बनाने जा रहा हूँ, देखो कैसे बनेगा। ये मैं चलते 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 5 कदम पर पहुँच चुका होता, लेकिन आपको याद होगा फिर मैं 3 कदम पीछे आया था, तो तब मैं जाके 2 मीटर पे जाके खड़ा हो गया था। तो बच्चों मैं 3 कदम पीछे आया हूँगा और मैं यहाँ पे दूसरे मीटर पे जाके पहुँच चुका हूँगा। जब मैं दूसरे मीटर पे पहुँच चुका था तो 8 सेकंड बीत चुके थे, आपको याद होगा, ठीक है। दोबारा से अगेन मैं 5 मीटर आगे बढ़ा था, दोबारा से अगेन मैं 5 मीटर आगे बढ़ा था। तो ये मैं 5 मीटर आगे बढ़ा, ठीक है। कितने मीटर आगे बढ़ा? 5 मीटर दोबारा से आगे बढ़ा, और यहाँ से मैं 2 से 5 कदम आगे बढ़ा तो 7वें मीटर पे पहुँचाऊँगा। फिर वहाँ से 3 कदम पीछे आ गया हूँगा। जब मैं वहाँ से दोबारा से पीछे आ गया हूँगा, तो हकीकत में मैं कौन से मीटर पे खड़ा हो गया हूँगा? 4थे मीटर पे जाके 4th मीटर पे खड़ा हूँगा। और मुझे कितना वक्त हो चुका होता? 16 सेकंड, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद मैं दोबारा से 4 से 5 कदम आगे बढ़ाऊँगा, दोबारा से मैं आगे की तरफ गया हूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ तक पहुँच गया। तो 4 से 5 कदम आगे बढ़े होंगे तो 9 मीटर तक पहुँचे होंगे आप लोग। लॉजिक लगा पा रहे हो ना? 9 मीटर पे खड़े होने के बाद आप 3 कदम पीछे आए होंगे, तभी तो जाके आप 6ठे मीटर पे पहुँचे होंगे। तो आप 3 कदम पीछे आए और अब 6th मीटर पे जाके खड़े हो जाते हो, तो यहाँ पर आकर के आप रुक जाते हो, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आप 6th मीटर पे आके रुक गए होंगे ऐसे, ओके। अब कितना टाइम हो चुका होता आपको? 24 सेकंड का वक्त लग चुका होता। अगेन आप यहाँ से 5 कदम आगे बढ़े थे, तो अगेन आप यहाँ से 6th से 5 कदम आगे बढ़े ऐसे। अब आप कहाँ तक पहुँच चुके होते? अब आप पहुँच चुके होते, सोचो 6th से 5 कदम आगे बढ़ोगे तो 11वें मीटर पे पहुँचे होंगे, लेकिन फिर वहाँ से 3 मीटर पीछे आए होंगे। तो 11 में आप 3 कम कर दो तो कहाँ पे पहुँचे होंगे? 8वें पे पहुँचे होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से 8th मीटर पे पहुँच गए होंगे, और कितना टाइम तुम्हें लग गया होगा? तुम्हें लग गया होगा 32 सेकंड का, ठीक है। यहाँ तक का डेटा हो गया। फिर आपको याद होगा लास्ट में आप 5 ही मीटर चले थे, तो 9 से आप 5 कदम जब आगे चलते हो, कहाँ से? 9 से, ओके, सॉरी 8 से, ठीक है। तो जब आप 8th से 5 कदम आगे चलते हो
8th से 5 कदम आगे चलते हो तो 8 में 5 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा ना। तो इस तरह से आप 13वें मीटर पे पहुंच गए और 5 कदम आगे बढ़े तो टाइम कितना हो चुका होगा, 37 सेकेंड आपका हो चुका होगा। तो ये इस तरह का जिगजैग आपका जो है ग्राफ बनेगा इस क्वेश्चन का। ओके, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर 5th क्वेश्चन में हमसे कहा गया है ए जेट एयरप्लेन ट्रैवलिंग एट ए स्पीड 500 किलोमीटर पर आवर इजेक्ट्स इट्स प्रोडक्ट ऑफ कंबशन एट ए स्पीड 1500 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू जेट प्लेन। तो बच्चों क्या मतलब हुआ इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का बच्चों ये मतलब हुआ कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक जेट प्लेन है, ठीक है। तो मान लिया कि हमारे पास एक जेट प्लेन है। अब ये जो जेट प्लेन है ये आगे की तरफ जा रहा है, तो मतलब वेलोसिटी ऑफ जेट जो है हमें प्रोवाइडेड है यहाँ पर कितना, 500 किलोमीटर पर आवर। मैं इसे मीटर पर सेकंड में भी बदल सकता हूँ, पर मैं एंड में जाके इसे कन्वर्ट कर लूँगा, स्टार्टिंग में कैलकुलेशन नहीं बढ़ाऊँगा। अब ये कहता है इजेक्ट्स इज प्रोडक्ट ऑफ कंबशन। तो प्रोडक्ट ऑफ कंबशन को कहते हैं वो जो उसमें से आग निकलती है ना, धुआं सा, ठीक है, उसकी बात चल रही है। तो कह रहा है इजेक्ट्स इज प्रोडक्ट ऑफ कंबशन, ये धुआं जो है ये निकल रहा है, कितनी वैल्यू से निकल रहा है। तो बच्चों ये वैल्यू हमें दे रखी है 500 किलोमीटर पर आवर, लेकिन यहाँ पर एक टर्म है रिलेटिव टू जेट प्लेन, ये जेट प्लेन के हिसाब से है बच्चों, ठीक है, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी आपको यहाँ पर दे रखी है। तो ये कह रहा है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लेटर विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन दी ग्राउंड। ये आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ कंबशन कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो बच्चों इसको लिखेंगे VC माइनस VG। ग्राउंड की स्पीड कितनी होती है, ग्राउंड की स्पीड होती है 0, तो हमारे पास सिर्फ कंबशन का स्पीड होना चाहिए। तो कंबशन का स्पीड कैसे निकालेंगे, आइए यहाँ पे बात करते हैं। बच्चों ये जो वैल्यू मुझे दे रखी है, इसको मैं, ये जो वैल्यू मुझे दे रखी है वेलोसिटी ऑफ कंबशन विद रिस्पेक्ट टू जेट, बच्चों इसको मैं इस तरह की स्टेटमेंट से लिख सकता हूँ जैसे कि कॉन्सेप्ट हमने क्लासेस में डिस्कस करा हुआ है इसका रिलेटिव का, ठीक है। और बच्चों इस वैल्यू को मैं -500 लिखूँगा क्योंकि ये जो डायरेक्शन आपको यहाँ दिख रही है ये अपोजिट है, पीछे की तरफ है, इसलिए मैं माइनस यूज़ करूँगा। और जेट की वैल्यू मैं 500 यूज़ करूँगा क्योंकि ये देखिए इस डायरेक्शन में है हमारे पास। तो बच्चों यहाँ से मैं VC कैलकुलेट करूँगा तो वो हमारे पास आएगा -1500 प्लस 500, तो ये कितना आ गया मेरे पे, माइनस का 1000 VC। तो मेरे पे यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी बच्चों वो आएगी -1000 किलोमीटर पर आवर। दिस इज़ वेलोसिटी ऑफ कंबशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आ जाएगा हम पे इतना। पर बच्चों वो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है स्पीड, ध्यान से पढ़ो, उसने स्पीड पूछी है, वेलोसिटी थोड़ी ना पूछी है। तो स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, इसलिए हम इस वैल्यू को सिर्फ 1000 बोलेंगे आंसर में, क्योंकि स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। स्पीड इज़ ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट हैज़ ओनली ए मैग्नीट्यूड, उसके पास सिर्फ वैल्यू होती है, तो हमें सिर्फ वैल्यू बोलनी है उसकी 1000, ठीक है। तो मेरा आंसर होगा बच्चों 1000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कह रहा है, आइए बात करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कह रहा है कि ए कार मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट हाईवे विद ए स्पीड 126 किलोमीटर पर आवर। बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक स्ट्रेट हाईवे पर एक कार चलती है, ठीक है। तो जो कार की स्पीड हमें दे रखी है वो दे रखी है हमको 126 किलोमीटर पर आवर, स्टार्टिंग वेलोसिटी है। आपको याद होगा हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 18 7 ज़ा 126 और 7 5 ज़ा 30, तो ये आ गया 35 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी। आगे कहता है इज़ अबाउट टू स्टॉप, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो गई होगी क्योंकि ये स्टॉप हो गया है। क्या हो गया है, स्टॉप हो गया था फाइनली, तो फाइनल वेलोसिटी 0 कंसीडर करेंगे। विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, यानी कि ये कितना डिस्टेंस चल के जा चुका होगा, ये डिस्टेंस चल के जा चुका होगा 200 मीटर। कितना डिस्टेंस, 200 मीटर का डिस्टेंस जाके चल चुका होगा। व्हाट इज़ द रिटार्डेशन ऑफ द कार, रिटार्डेशन का मतलब याद होगा एक्सेलरेशन की यहाँ पे बात हो रही है। तो कह रहा है एक तो रिटार्डेशन निकाल लो, तो इतने डेटा के अंदर से मैं इक्वेशन यूज़ कर लूँगा v² - u² = 2as, क्योंकि बच्चों मुझे यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालना है और मुझे v का वैल्यू 0 दे रखा है,
इसका वैल्यू मेरे पे 35 है, 35 का स्क्वायर है, ये मेरे पास a है और s मेरे को यहाँ पर आप देखो तो 200 दे रखा है। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट इक्वेशन जो काम करेगी वो कौन सी करेगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, एक्सेलरेशन निकालने के लिए, क्योंकि रिटार्डेशन का क्या मतलब होता है, एक्सेलरेशन होता है। ओके, तो बच्चों यहाँ से मैं इसे कैलकुलेट कर लूँगा, 35 इंटू 35 अपॉन में 2 इंटू 200 इज इक्वल टू ए। तो बच्चों जब मैं इस वैल्यू को कैलकुलेट करूँगा तो ये वैल्यू निकल के आएगी 3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप में से किसी भी बच्चे को कैलकुलेशंस के रिगार्डिंग प्रॉब्लम होगी तो मुझे व्हाट्सएप या कांटेक्ट करके बोल सकता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हमारे पास कितना आ गया, -3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बच्चों आगे हमें क्या निकालना है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कार टू स्टॉप, मतलब कितने टाइम के बाद ये कार जाके रुक गई होगी। तो हमें टाइम भी निकालना है यहाँ पे। तो टाइम निकालने के लिए जो इस इक्वेशन का मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। मैं इस इक्वेशन का यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, तो v मेरा इस क्वेश्चन में 0 हो जाएगा, u का वैल्यू इस क्वेश्चन में 35 यूज़ हो जाएगा और a की जगह मैं माइनस का 3.06 लिखूँगा क्योंकि वो मैंने अभी अभी जस्ट कैलकुलेट करा है। तो मैं इस माइनस के साइन को इक्वल टू के इधर ले आता हूँ, तो 3.06 t इज इक्वल टू 35 हो जाएगा और t का वैल्यू यहाँ पर 35 अपॉन में 3.06 हो जाएगा, जिसे डिवाइड करने पर मेरा आंसर आएगा 11.4 सेकंड के अराउंड। तो ये मेरा टाइम है और इतने टाइम के बाद ये कार यहाँ पे जाके स्टॉप हो जाती है बच्चों। ओके, तो एक बार मैंने इस इक्वेशन का यूज़ करा a निकालने के लिए और एक बार मैंने इस इक्वेशन का यूज़ करा है t निकालने के लिए। ओके, तो सबसे आसान कैलकुलेशन जिन दो इक्वेशनों से हो रही है वो यही दो इक्वेशन है, इसलिए मैंने इन दो का यूज़ करा है जल्दी कैलकुलेट करने के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो बच्चों हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों इसमें कहा गया है कि दो ट्रेन है A और B और इनकी जो लेंथ है वो 400 मीटर है ईच, ठीक है। तो मतलब क्या हो रहा होगा कि एक ट्रैक होगा और उस ट्रैक पर हमारे पास दो ट्रेन्स हैं। कितनी ट्रेन्स हैं, दो ट्रेन्स हैं। तो मान लो मेरे पे ट्रेन नंबर A है, ठीक है, और मान लो ये हमारे पास ट्रेन नंबर B है। तो दो ट्रेन हो गई मेरे पास। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ दो ट्रेन्स। तो ये है मेरे पे दो ट्रेन्स, ठीक है बच्चों। बच्चों ट्रेन में क्या होता है कि ट्रेन में ना दो लोग होते हैं, जैसे बस में दो लोग होते हैं ना, एक ड्राइवर और एक कंडक्टर, ऐसी ट्रेन में भी दो लोग होते हैं। एक होता है ड्राइवर जो ट्रेन चलाता है और एक होता है गार्ड जो सबसे पीछे होता है। जो सबसे कौन होता है, जो सबसे पीछे होता है ना, उसे हम गार्ड कहते हैं। तो ये गार्ड है। अब मान लो ये ट्रेन A है और ये ट्रेन A का गार्ड है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, एक ड्राइवर होगा ट्रेन B में और उसमें भी एक ड्राइवर होगा, ये गार्ड होगा ट्रेन B का। देखो A का हमने ड्राइवर नहीं बनाया, तो ट्रेन A में भी ये उसका ड्राइवर होगा A का, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों दोनों ट्रेनों की जो लेंथ है ना वो 400 मीटर है, तो ये लेंथ भी कितनी है, 400 मीटर है और ये लेंथ भी कितनी है, 400 मीटर है। दोनों ट्रेनों की लेंथ 400 मीटर है ईच और दोनों की स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है। तो इनिशियल स्पीड दोनों की 72 किलोमीटर पर आवर है। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से करेंगे। और आप सबको पता है कि जब हम 18 से इसको कन्वर्ट कर रहे होंगे 72 को, तो ये हो जाएगा 18 4 जा 72 और 5 4 जा 20 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों ट्रेन की जो स्पीड है आगे की तरफ वो 20 मीटर पर सेकेंड है, जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है कि सेम स्पीड है, 20 है इनिशियल स्पीड, ठीक है। अब ये कहता है कि विद A अहेड ऑफ B, विद A अहेड ऑफ B, जो A है वो आगे है और B कहाँ है, पीछे है ट्रेन, जैसे कि डायग्राम में आपको दिख रहा है। अब ये कहता है द ड्राइवर ऑफ B डिसाइड टू ओवरटेक A एंड एक्सिलरेट बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
देखो जो ट्रेन का ड्राइवर है ना बी का, उसने सोचा कि मैं इससे आगे निकल जाता हूँ। थोड़ी देर बाद डायग्राम कैसे हो रखा होगा उसकी बात करते हैं। ये मैं बहुत वक्त के बाद का डायग्राम बना रहा हूँ, अभी का डायग्राम नहीं बना रहा। तो आप ऐसे मत सोचना कि ये ट्रेन यहीं की यहीं रुकी हुई है, नहीं। थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये ट्रेन आगे बढ़ चुकी होंगी, ठीक है। तो मैं आपको एक प्रॉपर, चलो आगे का ही एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रेडी करके दिखा देता हूँ, ठीक है बच्चों। तो बच्चों मान लो कि हमारी ट्रेन ए है, ये ट्रेन ए है, आगे बढ़ी है। ये ट्रेन ए का ड्राइवर है, ठीक है बच्चों। अब जो ट्रेन बी है वो भी आगे बढ़ चुकी है, जो हमारी ट्रेन बी है, ठीक है। तो ट्रेन बी भी कहाँ जा चुकी है, तो ट्रेन बी भी हमारी आगे बढ़ चुकी है। ये हमारी ट्रेन बी है और ये ट्रेन बी का गार्ड है। ये ट्रेन बी का ये ड्राइवर था ए का, ये ट्रेन बी का है, ठीक है। तो बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये इंसान ट्रेन बी का कौन है, ये इंसान ट्रेन बी का ड्राइवर गार्ड है, सॉरी। तो ये गार्ड है और अब बी वाली जो ट्रेन है वो ए से आगे निकल चुकी है, ठीक है। पर आगे बढ़ने के लिए जो एक्सेलरेशन यूज़ करा गया है ट्रेन बी के द्वारा जो एक्सेलरेशन यूज़ करा गया है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज़ करा गया है, जबकि ट्रेन ए का एक्सेलरेशन 0 है, याद रखना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अच्छा, जो ट्रेन बी ट्रेन ए से आगे गई है, ऐसा होने में 50 सेकंड का वक्त लगा है दोनों को। तो 50 सेकंड के बाद ये ट्रेन आगे निकलती है। तो शुरुआत में दोनों ट्रेन्स यहाँ पर होंगी t=0 पे, और बाद में ये 50 सेकंड बाद कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। अब कहता है द गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रशेस पास्ट ऑफ ड्राइवर ए। जब बी के गार्ड ने ए को देखा तो वो उससे आगे जा चुका था। तो व्हाट इज़ द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो बच्चों आप ऐसे सोचो कि इन दोनों ट्रेनों के बीच में x डिस्टेंस था, इसलिए मैंने इनके बीच में गैप बनाया था, क्योंकि वो एंड में कह रहा था व्हाट इज़ द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन दैम, यानी कि इन दोनों ट्रेनों के बीच में क्या होगा, गैप होगा। तो वो हमने x मान लिया। अब बच्चों यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं रिलेटिव का कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले मैं रिलेटिव वेलोसिटी लिख लेता हूँ b की विद रिस्पेक्ट टू a। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a, और ये आ जाएगा, देखिए दोनों की वैल्यू 20 एंड 20 है, तो ये हो जाएगा 20 और 20 0, तो रिलेटिव वेलोसिटी है 0, ठीक है। अब मैं रिलेटिव एक्सेलरेशन लिख लेता हूँ b का a के हिसाब से। तो ऐसे लिखा जाएगा रिलेटिव ऑफ b माइनस रिलेटिव ऑफ a, ओके। तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका 1, और a का तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है 0, तो ये आंसर कितना आ रहा है, ये आंसर आ रहा है 1, ओके। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लिख लेंगे b और a का। तो बच्चों रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ b माइनस रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ a। अब देखिए आप ध्यान से समझिएगा जो मैं कहने जा रहा हूँ। b का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट लिखा जाएगा 400, b की लेंथ हो गई, फिर उनके बीच में डिस्टेंस हो गया, और फिर a की भी लेंथ को वो क्रॉस करता है तो 400 फिर वो काउंट हो गया, ठीक है। और a का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 0 एज्यूम हुआ है, तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 800 प्लस x। यहाँ तक में बच्चों कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इसके अलावा जो टाइम हमें यहाँ पर यूज़ करके दिया गया है वो यूज़ करके दिया है 50 सेकंड। 50 सेकंड हमारे पास यहाँ पर टाइम है। तो बच्चों दोनों ट्रेन के बीच में जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो आपका x होगा, जो दोनों डिस्टेंस के बीच में ओरिजिनल डिस्टेंस है। तो बच्चों ये सारी क्वांटिटी होने पर मैं यहाँ पर इक्वेशन जो यूज़ करूँगा वो यूज़ करने जा रहा हूँ, s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a टी स्क्वायर, क्योंकि ये सारा डेटा इस इक्वेशन के हिसाब से फिट है। तो s की जगह मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 800 प्लस x। इनिशियल वेलोसिटी बच्चों 0 है, तो मैंने यहाँ पर u की जगह 0 रखा है, तो t से मल्टीप्लाई होगी तो t भी क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इसके अलावा बच्चों एक्सेलरेशन का वैल्यू हमें कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, और यहाँ पर जो t है वो हमें दे रखा है 50, तो यहाँ पर हम 50 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। जल्दी से बताओ बच्चों, ये आएगा 100 प्लस x, 50 का स्क्वायर आएगा बच्चों 2500, पर नीचे 2 भी होगा, तो बच्चों ये आ जाएगा तुम्हारे पास 1250।
यानी कि अब कैलकुलेशन होगी आपके पास 800 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1250। अब बच्चों मुझे जल्दी से बताओ कि 1250 में अगर हम 800 को माइनस करते हैं तो कितना आता है, कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से, कितना आ रहा है बताओ। 400, 450। तो दोनों ट्रेन्स के बीच में जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, 450 है। कितना है, 450 है। ठीक है बच्चों, बहुत से बच्चों को हो सकता है कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 800 प्लस लिखने में प्रॉब्लम होगी, यहाँ पर 2 बार 400 क्यों ऐड करा गया है। तो इसका रीज़न मैं आपको स्क्रीन पे अब दे देता हूँ कि इसको हमने 2 बार क्यों लिखा है बच्चों। देखो बच्चों, आपको मैंने यहाँ पर 2 बार क्यों लिखा है, तो मैं थोड़ा स्क्रीन को रफ़ कर दूँ पहले, फिर आपको समझाता हूँ कि मैंने यहाँ पर 2 बार इसको क्यों लिखा है 800 को। देखो बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि जो ट्रेन बी है वो पीछे है। ठीक है, ट्रेन बी कहाँ है, पीछे है। तो ध्यान से समझना, अब जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले ये एक ट्रेन है, ये बी ट्रेन की बात हो रही है, और इस ट्रेन की जो लेंथ है वो 400 है। ठीक है, फिर आगे डिस्टेंस x है, और फिर दोबारा एक ट्रेन है, ट्रेन ए, और उसका लेंथ भी कितना है, 400 है। बच्चों मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर आपका गार्ड है बी का। ठीक है, यहाँ पर ही है ना गार्ड, देख लो ये रहा। अब बच्चों वो थोड़ी देर बाद ये कह रहा है कि ये जो गार्ड है ना, ये जो गार्ड है, ये गार्ड ना यहाँ पहुँच जाएगा। देखो ए से आगे कहाँ पहुँच जाएगा, ए से आगे यहाँ होगा गार्ड। तभी तो सोचो, तभी तो ए के ड्राइवर को देख रहा होगा। तो मुझे एक बात बताओ, इस गार्ड को इस पोजीशन तक जाने में कितना डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा बताओ जल्दी जल्दी। 400, फिर एक्स और चला होगा, फिर 400, तभी तो ये गार्ड यहाँ पहुँचा होगा बी का, इससे आगे, है ना। इसलिए बच्चों वहाँ पर लिखा गया था 400, फिर एक्स और फिर 400। अब आपको क्लियर हो गया वहाँ पर रिलेटिव कैसे लिखा गया। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ पर रिलेटिव लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है ऑन ए 2 लेन रोड। बच्चों 2 लेन का रोड है, वैसे भी रोड 2 लेन के ही होते हैं, एक से गाड़ियाँ आती हैं और एक से गाड़ियाँ जाती हैं। तो मान लो मेरे पास 2 लेन का रोड है, बीच में डिवाइडर है, तो ये मैंने डिवाइडर लगा दिया। अब एक रोड से मतलब एक एंड से गाड़ियाँ आ रही होंगी और एक एंड से गाड़ियाँ जा रही होंगी। ठीक है, अब आगे, कार ए इज़ ट्रैवलिंग विद ए स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक कार ए बना लेता हूँ। ये कार ए है और ये जा रही है मान लो 36 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है कि 36 किलोमीटर पर आवर है स्पीड ऑफ ए, किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में। तो बच्चों ये वैल्यू आ जाएगी 18 2 ज़ा 36 और 5 2 ज़ा 10 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है ए की, वो निकल के आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कितनी आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड। आगे बढ़ो, चलो आगे कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। अब 2 कार बी एंड सी अप्रोच ए इन अपोजिट डायरेक्शन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 2 कार हैं ए और बी, ठीक है, और वो एक दूसरे के अपोजिट है पर ए के पास आ रही है। तो ये इसके पास जाना चाह रही है और ये इधर से इसके पास आना चाह रही है। तो देख लो बी और सी अपोजिट भी हैं और ए के पास आना चाह रही है, और इनका जो वेलोसिटी है वो है 54 किलोमीटर पर आवर दोनों का। तो फिर दोबारा इन्हें 5/18 से कन्वर्ट करके मीटर पर सेकंड के अंदर ले आएंगे। 5 3 ज़ा और 5 3 ज़ा 15, तो ये वैल्यू आ गई 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और ये वैल्यू भी कितनी आ गई, 15 मीटर पर सेकंड। ये सी का वैल्यू है, ये बी का वैल्यू है। अब चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एट ए सर्टेन इंस्टेंट व्हेन ए बी इक्वल टू ए सी, मतलब ए बी के बीच का जो डिस्टेंस है और ए सी के बीच का डिस्टेंस है, दोनों 1 किलोमीटर है। दोनों कितने, 1 किलोमीटर। ओके, तो ए बी के बीच में भी 1000
मीटर लिख लिया और AC के बीच में भी 1000 मीटर लिख लिया, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के, जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों के बीच में AB और AC के बीच में डिस्टेंस इक्वल है। अब बच्चों क्वेश्चन ये है कि B डिसाइड टू ओवरटेक A, B A से आगे जाना चाहता है। अब B A से आगे तो चले जाएगा, ठीक है, लेकिन बिफोर C डस, लेकिन C के आगे निकलने से पहले। तो अगर B चाहता है कि मैं A से आगे निकल जाऊं, तो उसको पता होना चाहिए C से पहले, तो उसे पता होना चाहिए कि C कितने टाइम पे A को क्रॉस कर रहा है। तो हम ये पता कर लेते हैं इस क्वेश्चन में कि C को A से आगे निकलने में कितना टाइम लग रहा है। तो हमने C के लिए इक्वेशन लगाया, कितने टाइम बाद ये क्रॉस करेगा, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, यानी कि 1000 चल के जाएगा अपॉन में स्पीड। अब बच्चों मैं यहाँ स्पीड क्या लिखूँगा, रिलेटिव लिखूँगा, क्योंकि मैं ये जो टाइम है ये मैं C का निकाल रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, रिलेटिव वेलोसिटी C की विद रिस्पेक्ट टू A फाइंड कर लूँगा, और वो कितनी आएगी तो मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर लेता हूँ C की A के हिसाब से। तो ये हो जाएगा UC माइनस UA, आपको भी पता है। देखिए C की जो वेलोसिटी है वो -15 लिखी जाएगी, जैसे कॉन्सेप्ट हम क्लास में डिस्कस करते हैं, और A की वेलोसिटी हमने 10 डिस्कस करी थी क्लास में, तो 10 बन जाएगा। तो बच्चों ये ओवरऑल हमारे पास कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा माइनस में, पर ये तो स्केलर क्वांटिटी होती है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1000 अपॉन में 25, और बच्चों ये कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 40, यानी कि 40 सेकंड में ये से क्रॉस करता है। तो जो कार B है उसको 40 या उससे कम टाइम पे से क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या चाहता है, B क्या चाहता है, B चाहता है मैं A को क्रॉस कर लूँ लेकिन C से पहले। तो C तो 40 सेकंड में इसको क्रॉस कर रहा है, तो B को भी कम से कम 40 से ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, 40 या 40 से कम का टाइम लेना उसको क्रॉस करने के लिए। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले टाइम लिख लेता हूँ कि कम से कम उसको 40 सेकंड तो चाहिए ही चाहिए इसको क्रॉस करने के लिए, और इससे कम हुआ तो अच्छी बात है। इसके अलावा B और A के बीच में जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है वो भी मैं लिख लेता हूँ, वो हो जाएगा SB माइनस SA, और ये कितना हो जाएगा बच्चों 1000 माइनस 0, और कितना हो जाएगा ये 1000 आ जाएगा हमारे पे। इसी तरह से एक्सेलरेशन B का A के हिसाब से, तो ये तो जो भी होगा हम इसको फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमें यही चाहिए। A का कोई एक्सेलरेशन नहीं है क्योंकि B आगे निकलना चाहता है। इसी तरह से बच्चों मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है B और A की, तो मैं इसको लिख लूँगा UB माइनस UA, और B की जो वेलोसिटी मैं यूज़ करूँगा वो करूँगा 15, A की यूज़ करूँगा 10, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड, ये निकल के आ जाएगी। अब मैं यहाँ पर इक्वेशन यूज़ करने जा रहा हूँ S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो S यहाँ पर यूज़ कर लूँगा 1000, U यहाँ पे यूज़ करूँगा 5, T यूज़ करूँगा 40, ओके, और यहाँ पर एक्सेलेरेशन यूज़ होगा A, मुझे जो फाइंड करना है, और टाइम कितना है, टाइम है आपके पास 40 का स्क्वायर। बच्चों जल्दी से बताओ कितना आया ये, 1000 इज इक्वल टू कितना 200 प्लस 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, 1600 को 2 से भाग कर दो, देखो 800। कैलकुलेशन तो खुद कर रहे होंगे ना आप लोग। अब ये कितना आ जाएगा जल्दी से बताओ, 1000 माइनस 200 इज इक्वल टू 800 AB। बच्चों जल्दी से बताओ AB कितना आया। सो बच्चों आपने इसे कैलकुलेट कर लिया होगा, 1000 में आपने जब 200 को घटाया तो ये 800 आया होगा। अब 800 से 800 कटेगा तो 1, यानी कि AB का जो वैल्यू है इस क्वेश्चन के अंदर वो आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा कि अगर B आगे निकलना चाहता है A से, तो उसको कम से कम 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन चाहिए होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है। इसमें कहा गया है कि 2 टाउन है A और B। बच्चों कितने टाउन है, 2 टाउन है A और B। तो मान लो ये टाउन A है और ये सामने एक और टाउन है, ये टाउन B है। अब बच्चों वो कह रहा है कि A और B एक रेगुलर बस सर्विस से कनेक्ट है, मतलब मान लो A से B भी बस चलती है और B से A भी बस चलती है, ठीक है। एक स्टैंड से दूसरे स्टैंड बस चलती है आइदर डायरेक्शन में हर T मिनट बाद। अब T पूरी तरह से अननोन है, हमें नहीं पता कि कितने टाइम के बाद दोनों डायरेक्शन में एक रेगुलर बस सर्विस चलती है। अब यहाँ पर क्या है, एक मैन है जो कि साइकिल चला रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से इन डायरेक्शन A to B। A to B साइकिल वाला है, तो मान लो बीच में एक साइकिल वाला है,
साइकिल किधर को चलाएगा, साइकिल ये इधर को चलाएगा, और वेलोसिटी ऑफ साइकिल हमें दे रखी है 20। और देखो यहाँ पर एक वर्ड है नोटिस, इन डायरेक्शन ए टू बी के बाद वर्ड है नोटिस। नोटिस का मतलब है कि साइकिल वाला मेरा ऑब्जर्वर है, याद रखना। कौन है? ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर है, आपको ये याद रखना है बस। अब देख किसे रहा है? तो ये देख रहा है डेट ए बस, यानी कि बस मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब देखिए जो बस है वो ए से भी चल रही है इधर की तरफ, और बस जो है बी से भी चल रही थी इधर की तरफ। क्वेश्चन में कहा गया था ना रेगुलर बस सर्विस से अटैच है, तो दोनों तरफ से बस चल रही है। ठीक है, दोनों तरफ से बस चल रही है। ओके, और अब वो क्या देखता है वो सुनो। वो कहता है डायरेक्शन ए टू बी, नोटिस दैट बस गोज पास्ट हिम एवरी 18 मिनट इन डायरेक्शन ऑफ हिज मोशन। ओके, ये जब इसकी डायरेक्शन में कौन सी बस चलेगी? ए। तो ये देखता है कि हर 18 मिनट के बाद एक बस गुजर जाती है, हर 18 मिनट के बाद। इसका मतलब हमें बताया गया है कि हर 18 मिनट के बाद, एवरी 18 मिनट, याद रखना है इस स्टेटमेंट को, हर 18 मिनट के बाद इसे दिखता है कि बस गुजर जाती है। यानी कि जब ये बस बी पे पहुंच जाती होगी तभी तो दूसरी बस निकलती होगी, क्योंकि हर 18 मिनट का गैप होगा दो बसों के बीच में। तो पहले एक बस तो पहुंचे बी पे, तभी तो दूसरी भेजेंगे। तो हर 18 मिनट का मतलब क्या है कि इसे यहाँ पे टाइम दे दिया। तो अगर बच्चों मैं यहाँ पर डिस्टेंस निकालना चाहूँ ए से लेके बी तक का बस का, तो बस की स्पीड सबसे पहले कुछ एज्यूम करनी पड़ेगी। तो वी एज्यूम करते हैं कि वी जो है स्पीड होगी बस की ए टू बी। अब देख कौन रहा है इस क्वेश्चन में? भाई ये जो टाइम है ये किसके हिसाब से है? ये टाइम जो है 18 मिनट, ये किसके हिसाब से 18 मिनट? तो ये जो टाइम है ये साइकिल के हिसाब से है। तो आपको पता है जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता है भाई। तो अब जब ये जो टाइम है ये जब साइकिल वाले के हिसाब से है, तो जो वेलोसिटी है वो भी फिर बस वाले की साइकिल वाले के हिसाब से होनी चाहिए। तो कितनी होगी वो बस वाले की साइकिल के हिसाब से ए टू बी डायरेक्शन में? तो वो होगी वी बी माइनस वी सी। अब बस की स्पीड आपने v मानी है और साइकिल वाले की स्पीड कितनी है? 20 है। तो आपने इस डेटा को ऐसी का ऐसी यहाँ पर यूज़ कर लिया, v माइनस 20 इंटू 18। मिनट को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ 60 से मल्टीप्लाई करके, मैं इसको हावर में ले आया। तो ये मेरा डिस्टेंस आ गया बस का जो ए से बी चल के जा रहा है। अब इसी तरह से वो आगे कह रहा है एंड एवरी 6 मिनट इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि वो देखता है कि हर 6 मिनट में बी की तरफ से भी एक कार आती है और वो ए पे पहुंच जाती है। ठीक है, ये साइकिल वाला देख रहा है। अब जाहिर सी बात है कि जब एक बस बी से ए पे पहुंचेगी तभी तो दूसरी बस आएगी। तो हर 6 मिनट का मतलब है कि पहली जो बस है जो बी से ए गई है वो 6 मिनट में इस काम को कर देती है, 6 मिनट में। सेम स्टेटमेंट उसके लिए बना लेंगे। अब बी से ए का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो यहाँ पर आएगा वेलोसिटी, लेकिन अब की बार ये ऐड हो जाएगा इनटू में टाइम। 6 मिनट है और मिनट को 60 से डिवाइड कर लेंगे। अब यहाँ प्लस क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो वेलोसिटी है पहले किसकी थी? पहले थी ए की, ए से जो बस निकल रही है। अब बी के हिसाब से सी की है। ठीक है, तो बी सी का मतलब है बी पॉइंट से जो बस निकल रही है। तो कैसे लिखेंगे इसको? ए का मतलब है ऊपर ए पॉइंट से जो बस निकली है, तो वी बी माइनस वी सी, ऐसे ही लिखेंगे बच्चों। अब बच्चों जो बी डायरेक्शन है उसको हम माइनस वी लिख लेंगे और जो सी की डायरेक्शन है उसको हम 20 रहने देंगे। तो बच्चों अगर मैं माइनस यहाँ से बाहर ले लूँ तो वी प्लस 20 ले लेंगे। ठीक है, तो जब मैं ऐसे कर दूंगा तो ये तो यहाँ पर मैं क्या रख रहा हूँ? मैग्नीट्यूड यूज़ कर रहा हूँ डिस्टेंस के लिए, तो इसलिए मैं यहाँ पर माइनस को कंसिडर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ v प्लस 20 का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब हमें भी पता है कि ए से बी जो बस चल के जाएगी, बी से ए जो बस चल के आएगी, तो डिस्टेंस इक्वल होंगे। तो हम इन दोनों डिस्टेंस को इक्वल करने वाले हैं, और जब हम इन दोनों डिस्टेंसेस को इक्वल करेंगे तो व्हाट वी गॉट, तो चेक करते हैं यार हमें क्या मिलेगा। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है, दोनों के डिस्टेंस को बराबर कर दो तो वह मिलेगा v माइनस 20 18/60 इज इक्वल टू v प्लस 20
6/60, ठीक है, 60 से 60 कैंसिल हो गया, 6 3 जा 18। तो बच्चों यहाँ से हम v को सॉल्व कर लेंगे। बच्चों v का वैल्यू आप सबका जल्दी से बताओ, 40 मीटर पर हावर आ रहा है या कुछ और आ रहा है? करो कैलकुलेट फटाफट। ठीक है, कितना आ रहा है? 40 आ रहा होगा आपका। v का वैल्यू कितना आ रहा है बच्चों? ओके, 40 आ रहा है। तो बच्चों यहाँ से v का वैल्यू हमारे पास 40 निकल के आ रहा है पूरा का पूरा। कोई दिक्कत यहाँ तक में? आगे बढ़े यहाँ से। चलिए यार यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्वेश्चन देखो। अब बच्चों बस की जो स्पीड है वो आपने 40 निकाल ली है। अब देखो मैं इस 40 का यूज़ कैसे करूँगा, ध्यान से समझते रहना। अब जो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ, देखो मुझे यहाँ से पता चल गया कि जो बस है ना उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। अब बच्चों एक स्टेटमेंट इस क्वेश्चन में शुरू में भी दे रखी थी, वो क्या थी? 2 टाउन ए और बी आर कनेक्टेड बाय रेगुलर बस सर्विस विद बस लीविंग इन आइदर डायरेक्शन इन टी मिनट। यानी कि जो बस वाला है ना वो हर टी मिनट में यहाँ पहुँचेगा। ठीक है, देखो 6 और 18 मिनट तो साइकिल वाले के हिसाब से उसे दिखता है, लेकिन एक्चुअल में जो बस है वो हर टी मिनट में इधर से इधर और इधर से इधर जा रही है। तो बस की स्पीड है v और टाइम कितना ले रहा है t। बस की स्पीड है v और टाइम कितना ले रहा है t। तो एक्चुअल में ये डिस्टेंस भी बस चल रही है और ये डिस्टेंस भी बस चल रही है साइकिल वाले के हिसाब से, तो इसलिए ये इक्वेट चल रहे हैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, तो अब मैं इसमें से कोई भी एक स्टेटमेंट यूज़ कर लेता हूँ, चाहे फर्स्ट चाहे सेकंड। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ और उसे लिख रहा हूँ Vt इज इक्वल टू v माइनस 20 18/60। और जो v का वैल्यू है वो मैंने अभी अभी निकाला था, कितना है? 40 है, जो कि मैं इस इक्वेशन में यूज़ कर रहा हूँ। और जैसे ही आप इस इक्वेशन में यूज़ करोगे तो आपका आंसर आएगा 360/940। जल्दी से बताओ, और कितना आएगा? 9 मिनट। तो इसका मतलब है आपको ये भी पता चल गया कि कितने टाइम के बाद बस आपस में इंटरकनेक्टेड है। 9 मिनट के बाद। कितने के बाद? 9 मिनट के बाद। तो बस की स्पीड भी आ गई। और व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ बस सर्विस? कितना है? 9 मिनट। ओके, तो बच्चों ये क्वेश्चन भी हमारा कवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? ए प्लेयर थ्रो ए बॉल अपवर्ड विद इनिशियल स्पीड 29.4 मीटर पर सेकेंड। तो उसका मतलब है बच्चों एक बॉल को ग्राउंड से फेंका गया होगा इस तरह से, और बच्चों उसकी जो इनिशियल स्पीड यहाँ पर प्रोवाइडेड करी वो इन्होंने करी है 29.4 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब बच्चों ये कह रहा है व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। आप सबको पता है कि जब ये बॉल ऊपर की तरफ जा रही होगी तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ लग रहा होगा, ग्रेविटी। आपको याद है मोशन अंडर ग्रेविटी के में पार्ट में ये डिस्कस करते थे हम लोग बैच के अंदर। तो क्लास में हम लोग इस टॉपिक को मोशन अंडर ग्रेविटी में रखते थे। तो वो पहले पार्ट में कह रहा है व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग दी अपवर्ड मोशन। तो आंसर क्या आएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन है एक्सेलरेशन का। ठीक है, कैसा डायरेक्शन है? डाउनवर्ड। एक्चुअली बच्चों जब ये ऊपर जाएगी बॉल और जब ऊपर के बाद ये नीचे आ रही होगी तो ग्रेविटी तो नीचे ही लगेगी ऑलमोस्ट पूरे मोशन में। तो चाहे अपवर्ड मोशन होता चाहे डाउनवर्ड मोशन होता, ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड ही लग रही होती। ओके, बी पार्ट पे चलते हैं। वट आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द मोशन। बच्चों जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वहाँ हम डिस्कस करते थे, जैसे मैंने आपको रीज़न बैच में भी डिस्कस करा है हाईएस्ट पॉइंट का, कि हाईएस्ट पॉइंट पर हम वेलोसिटी 0 कंसीडर क्यों करते हैं, करते थे ना हम बैच में डिस्कस। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन आपका वेलोसिटी 0 रहता है, पर ग्रेविटी तो आज भी कैसे लग रही होगी? डाउनवर्ड लग रही होगी ना। तो जी लग रहा होगा, डाउनवर्ड लग रहा होगा। तो बच्चों देखो इस पॉइंट पर वेलोसिटी 0 है पर इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन है। ऐसे भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। ठीक है, अभी अपने सी पार्ट में क्या कह रहा है? सी पार्ट में कह रहा है चूज द x इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 0 टू बी द लोकेशन एंड टाइम ऑफ द बॉल एट हाईएस्ट पॉइंट। कह रहे यार ये जो हाईएस्ट पॉइंट था ना, इसको यहाँ बना लेता हूँ मैं इस पार्ट को। कह रहे जो हाईएस्ट पॉइंट था ना इसको आप ओरिजिन मानोगे। ठीक है, अब और आप डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानो, नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, और तुम्हें पता ही है ऊपर की डायरेक्शन को फिर नेगेटिव मानना पड़ेगा ना, हमें मजबूरी है। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे ऐसा कह रहा है। अब ये कह रहा है अब बताओ कि पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, तीन चीज़ें हैं बच्चों, यहाँ मैं लिख देता हूँ। पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी मतलब गति, और एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी। इन तीनों का डायरेक्शन क्या होगा?
इन तीनों का डायरेक्शन क्या होगा, ये हमसे ही कह रहा है इन तीनों का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं जब ये मोशन डाउन हो रहा होगा तो क्या होगा और जब ये अप हो रहा होगा तो क्या होगा। तो कह रहा है ड्यूरिंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन। ठीक है बच्चों, चलो यहाँ से हमने ग्राउंड से इस बॉल को फेंका था यहाँ से, तो हम यहीं से मोशन शुरू करते हैं। बच्चों जब आप इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंकोगे, मतलब जब ये अपवर्ड मोशन कर रही होगी, तो ये जो पोजीशन है ये ऊपर की तरफ कवर कर रही होगी और ऊपर की डायरेक्शन नेगेटिव है। अपवर्ड मोशन में जब ये ऊपर जा रही होगी तो ऊपर की जो पोजीशन है वो आपको नेगेटिव ट्रीट करनी है, तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव आएगा। वेलोसिटी भी इसका ऊपर की तरफ है, ऊपर की डायरेक्शन नेगेटिव ट्रीट करना है। लेकिन जो ग्रेविटी है वो हमने पढ़ा था डाउनवर्ड होगी, तो डाउनवर्ड अगर ग्रेविटी होगी तो नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव कंसिडर करना है। ठीक है, ये है पहले पार्ट में जवाब। अब डाउनवर्ड मोशन देखते हैं। बच्चों जब ये हाईएस्ट पॉइंट से नीचे आ रही होगी बॉल यहाँ पे से, तो ये नीचे की तरफ आ रही होगी, तो पोजीशन भी नीचे की तरफ कवर कर रही होगी, इसलिए पॉजिटिव है डाउनवर्ड डायरेक्शन। वेलोसिटी भी नीचे की तरफ होगी, इसलिए ये पॉजिटिव है डाउनवर्ड डायरेक्शन। और एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ होगा, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, और नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव मानी है, तो अब की बार ये तीनों के तीनों क्या आएंगे, पॉजिटिव आ जाएंगे। ठीक है, तो होप आपको ये आसान सा एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। अब बच्चों ये यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है, हम यहाँ से आगे की बात करते हैं। बच्चों इसने हमसे ये कहा है टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज, कितने हाइट पूछ रहा है। ठीक है, कितना हाइट में ये राइज करेगा। तो डी पार्ट को निकालने के लिए मैं इक्वेशन यूज़ करता हूँ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वी का वैल्यू 0, यू का वैल्यू आप देख सकते हैं 29.4 हमें प्रोवाइडेड है यहाँ पर 2। एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड है और जी है, तो डाउनवर्ड और जी है तो -9.8 यूज़ करना पड़ेगा। नेगेटिव इसलिए क्योंकि डाउनवर्ड है और ग्रेविटी लग रहा है तो 9.8, और यहाँ से हम एच फाइंड करते हैं, तो ये स्क्वायर पे है, तो ये आएगा बच्चों 29.4 का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू माइनस का 9.8 इज इक्वल टू एच। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास एच का वैल्यू आ जाएगा, और यहाँ से मेरे पास जो एच का वैल्यू मतलब जो मेरे पास हाइट है, क्या है मेरे पास हाइट, तो जब मैं यहाँ पर से हाइट को कैलकुलेट करूँगा तो बच्चों ये हाइट जो मेरे पास निकल के आ रही है ये निकल के आ जाएगी, ये आ रही है बच्चों 44.1 मीटर के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो आई एम अवेलेबल फॉर यू, आप मुझे कभी भी व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। अच्छा बच्चों अभी ये पार्ट ख़त्म नहीं हुआ, देखो इसमें आगे और भी कुछ कह रहा है। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो डी वाले पार्ट में एक छोटी चीज़ और ये आपसे इस पार्ट में कह रहा है, ये आपसे कह रहा है कि ये बताएं कि हमारे पास हाउ लॉन्ग डज़ द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर हैंड, कि ये बताएं हमारे पास हाउ लॉन्ग डज़ द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर हैंड। ठीक है, मतलब टाइम पूछ रहा है कितने टाइम के बाद ये बॉल वापस घूम के इसके हाथ में आ जाएगी। तो बच्चों एक बात बताओ, सबसे पहले इस बॉल को आपने यहाँ से फेंका और ये बॉल घूम करके वापस इसके हाथ में आ गई, तो जब कोई चीज़ क्लोज लूप बनाती है, देखो यहाँ से गई थी और यहीं लौट के आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट ओवरऑल क्या बोलते हैं, जीरो बोलते हैं ना आप लोग, ऐसे ही होता है। तो मैं इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाली, जिसमें मैं एस की जगह जीरो लिख रहा हूँ, यू मैंने यूज़ करा 29.4, टी प्लस हाफ एक्सीलेशन माइनस 9.8 यूज़ करूँगा और यहाँ पर टी स्क्वायर चलेगा। आपको भी पता है सबको, ये हो जाएगा 29.4 टी इज़ इक्वल टू हाफ इंटू में 9.8 इंटू में टी स्क्वायर, तो एक टी ने एक टी को काट दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 29.4 इंटू में 2 इज़ इक्वल टू 9.8 इंटू में टी, और यहाँ से ये इसको कैंसिल करेगा 6 टाइम। तो बच्चों मेरा जो अप्रॉक्सीमेट टाइम है वो कितना आ जाएगा, वो 6 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए बच्चों हमारे पास एनसीईआरटी के 10 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम 10 से आगे कवर करते हैं एक्सरसाइज को।